अब लीला रीवा के पेट को छूने ही वाली होती है कि तभी रीवा झट से चिल्ला पड़ती है। माँ, मुझे उल्टी जैसे हो रहा है। क्या? हे भगवान! फिर रीवा फौरन बाथरूम चली जाती है। मैं तो बाल बाल बच गई। अगर माँ मेरे पेट को हाथ या कान लगाती तो उन्हें महसूस हो जाता कि मेरे पेट पर तकिया लगाया हुआ है। अरे बिटिया, तू ठीक तो है ना? दरवाजा क्यों बंद किया? मैं तेरी पीठ पे हाथ फेरती तो तुझे आराम मिलता ना। अरे नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। इस तरह रीवा का भांडा फिर से एक बार फूटने से बच जाता है। अब तो मेरा लगभग 7वां महीना होने आया है, तो मैं अब अपना मैटरनिटी शूट कराऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे आजकल की बाकी प्रेग्नेंट औरतें करती हैं। हे भगवान, ये आजकल की औरतें भी ना। अरे भाभी, आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि आप पता नहीं कितने ही पुराने जमाने की हो। अरे कर लो बाबा, कर लो। अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लो। वैसे भाभी, वैसे आप तो बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो, इसलिए उस दिन भी आप ही मेरा मेकअप करना, और मैं बाहर किसी से शूट करवा कर पैसे खर्च नहीं करने वाली। आप ही मेरी फोटोज खींच देना, घर के घर में ही शूट करेंगे। ठीक है रीवा, जैसा तुम कहो। अब रीवा अपना पेट दिखाते हुए फोटोशूट करती है और वो अब सारे फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। बहुत बोल रही थी ना वो मेरी नालायक सहेलियां। अब देखना, मेरा ये प्रेगनेंसी फोटोशूट देखकर सबके सब जल जल कर राख हो जाएगी। अब रीवा की गोद भराई का दिन आ जाता है, जिसके लिए वह बहुत अच्छे से सजती है। पूरा घर सजाया जाता है और पूरा परिवार एक साथ आता है। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। तुझे और तेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। ये ले बहू, तेरा शगुन। वाह, इतने सारे तोहफे और मिठाइयाँ, वो भी फ्री फंड में। इस नाटक के चलते तो मेरे दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई। क्या कहा? ओ तेरी, ये गड़बड़ी में मैंने क्या बोल दिया? ओफो रीवा, तू भी ना एक नंबर की छल्ली है। रीवा के मुंह से ये बात सुनकर सबके सब एकदम चौंक जाते हैं। ये रीवा भी ना एक दिन मुझे मरवा कर ही मानेगी। ये तू क्या बोल रही है बहू? कौन से नाटक के चलते? वो, सॉरी माँ जी, वो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी ना, इसीलिए कुछ भी बोल गई। सच में तू तो एकदम पगलेट ही है। शायद नाटक शब्द तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है रीवा, इसीलिए ये बार बार तुम्हारी जबान पर आता रहता है। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझे अपने मुंह पर काबू रखना होगा। खैर, जो भी हो, इस प्रेगनेंसी के नाटक के चलते मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है। ऊपर से तोहफे मिल रहे हैं, वो बात अलग। सच में बहुत मजा आ रहा है। गोद भराई के फंक्शन में रीवा की बहुत पुरानी सहेली अमृता भी आती है। रीवा चल ही रही होती है कि उतने में वो देखती है कि उसके पेट पर जो तकिया था वो अब है ही नहीं। अरे ये क्या, ये तकिया कहाँ चला गया? अभी अभी तो मेरे पेट पर ही था। लगता है कहीं गिर गया होगा। उतने में उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बाप रे, लगता है कोई यहीं पर आ रहा है, और यहाँ तो मैं कहीं छुप भी नहीं सकती। क्या करूँ, क्या करूँ? तभी रीवा की नजर डेकोरेशन किए हुए गुब्बारे पर जाती है और वो उसमें से एक गुब्बारा निकालकर अपने पेट पर लगा देती है। हेलो रीवा। अरे अमृता, तू यहाँ पर? अमृता अब रीवा के गले लगती है और दबकर वो गुब्बारा फट जाता है और ये देखकर अमृता के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या रीवा, इसमें तो गुब्बारा था। इसका मतलब तू ये सब नाटक कर रही है? हाँ अमृता, ये सब एक नाटक ही है। हे भगवान, लेकिन तू ये सब क्यों कर रही है? अब तुझसे मैं क्या छुपाऊं अमृता? तू तो मेरी पक्की सहेली है। वो दरअसल बात ये है। फिर रीवा अमृता को सारा सच बताती है कि आखिर वो ये सब नाटक क्यों कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ अमृता, लेकिन तुझे मेरी कसम, तू ये सच किसी को नहीं बताएगी। नहीं रीवा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, और तू चिंता मत कर।
मैं तेरी सहेली हूँ, और वैसे भी तू जो कुछ भी कर रही है वो अपनों की खुशी की खातिर कर रही है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तुम बच्चा पैदा करो या उसे गोद ले लो, आखिर माँ तो माँ ही होती है। थैंक यू सो मच यार। यू आर मोस्ट वेलकम बहना। लेकिन तू यहाँ पर कैसे, और दिल्ली से कब आई तू? अरे बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। ऑफिस की छुट्टियां है ना, इसीलिए। और ऐसे में मैंने तेरे प्रेगनेंसी वाले फोटोज देख लिए सोशल मीडिया पर, और फिर तेरी गोद भराई के बारे में सुना, इसीलिए चली आई तुझसे मिलने। ये ले, ये तेरे लिए मैंने तोहफा लाया है। थैंक्स अमृता। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और 9वां महीना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते 9वां महीना भी आ गया। अब बस कुछ दिन और, उसके बाद हमारे घर में रौनक ही रौनक छा जाएगी। बहू, समर बेटा, मेरी इच्छा है कि बच्चा होने से पहले तुम दोनों हमारे गांव के कुलदेवी के दर्शन करके आओ। उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा एकदम से सही सलामत पैदा हो। ठीक है पापा, जैसा आपको हो। वैसे भी डॉक्टर ने बच्चा होने की तारीख 15 दिनों के बाद की दी है, और हम तो 2 दिन में वापस भी आ जाएंगे। हाँ समझ, उतना ही वातावरण में बदलाव भी होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। पर समर के पापा, इन दोनों को अकेले मत भेजो, हम दोनों भी जाएंगे इनके साथ। नहीं कावेरी, 2 दिन बाद मेरी आई अपॉइंटमेंट है और मेरा डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है ना, हर साल में एक बार मुझे आंखों का चेकअप करना ही पड़ता है। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं रीवा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसे खुद से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करूंगा। ठीक है बेटा। समर और रीवा अब गांव में कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं, और वहां से निकलते समय उन्हें मंदिर की चौखट पर एक छोटी टोकरी दिखाई देती है, जिसमें एक प्यारा सा बच्चा होता है, और उसे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक नवजात बच्चा है, लेकिन ये इसे मंदिर की चौखट पर किसने छोड़ा होगा इसे? लगता है इसके माता पिता को बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसे भगवान के पास रख दिया। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। सही कहा तुमने बेटा। एक औरत है जिसका नाम उर्मिला है, और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने अभी 2 दिनों पहले ही इस बच्चे को जन्म दिया है। तो वो बेचारी तो इस बच्चे को नहीं पाल पाएगी, इसलिए वो इसे यहाँ पर छोड़कर गई है, और मैं अब इसे गांव में अनाथ आश्रम में देने वाला हूँ। अरे नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे को कहीं मत दीजिए, हम गोद लेंगे इसे। समर, लगता है कुलदेवी माता ने हमारी मदद की है। 15 दिनों के बाद वैसे भी हम बच्चा गोद लेने ही वाले थे। देखो, किस्मत ने क्या खेल खेला है। हम बच्चे को चुने, उससे पहले ही बच्चे ने हमें चुन लिया, और वो हमारे पास आ गया। अरे वाह। और पंडित जी, दरअसल मेरी बीवी बांझ है, इसीलिए हम इस बच्चे को गोद लेंगे। वाह, क्या अच्छे विचार है तुम दोनों की। तुम दोनों भले लोग हो। ले जाओ इसे, और इसे एक नई जिंदगी दे दो। रीवा उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है, और वो उसके माथे को चूमती है। अब से ये हमारा बेटा है ना बाबू? समर और रीवा उस बच्चे को लेकर शहर चले जाते हैं, और उस बच्चे को देखकर कावेरी और भानु एकदम से चकित हो जाती है। मुबारक हो माँ जी, आपको पोता हुआ है। ये देखिए। क्या? मेरा पोता? लेकिन ये कब हुआ? और और तुम दोनों ने बताया भी नहीं। अरे माँ, डॉक्टर ने तो 15 दिनों के बाद की तारीख दी थी, लेकिन रीवा को तो गांव में ही लेबर पेन शुरू हो गया, और इसे अस्पताल भर्ती करना ही पड़ा, और थोड़ी ही देर में बच्चा भी हो गया। मैंने आप लोगों को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैंने सोचा सबको घर आकर सरप्राइज दे दूं। चलो अच्छा ही हुआ। और कावेरी, हमारा पोता लाओ मेरे पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। अब रीवा के मायके वाले भी बच्चे को देखने के लिए आते हैं, और सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे लगा ही था बेटा कि तुझे लड़का ही होगा। मुझे सुबह सुबह ही सपना आया था, और वो सच हो गया।
अब बच्चे का नामकरण किया जाता है और उसका नाम अंश रखा जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अरे बहू, अंश के नए नक्श कितने अलग हैं। हमारे परिवार में से तो यह किसी पर भी नहीं गया। क्यों समर के पापा? अरे कावेरी, अभी तो बस ये कुछ ही दिनों का है। इसे कुछ महीने होने दो, तब पता चलेगा कि ये किस पर गया है। तुम भी ना। हाँ माँ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। सबको अंश से बहुत लगाव हो जाता है। कोई भी उसके बिना नहीं रह पाता। रीवा और समर भी अंश को बहुत प्यार देते हैं। फिर एक रात जब रीवा फोन पर बात कर रही होती है, तभी अंश का प्राइम कमरे के बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास चला जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि उतने में भानु उसे बचा लेता है। बाप रे, अगर ये प्राइम सीढ़ियों से नीचे गिर जाता तो ना जाने आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है? अरे तुम तो अंश को बस प्राइम या पालने में रखकर छोड़ देती हो। इसे तो बस फोन पर ही बात करने को दे दो, निकम्मी कही की। माफ कीजिए माँ जी, मुझे लगा अंश प्राइम में है और वो खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन अब से मैं उस पर ध्यान रखा करूंगी। अरे तू तो बस बोलती ही रहती है, लेकिन अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो मैं तेरी चटनी बना डालूंगी। नालायक कही की। अंश हमारी जान है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग मर जाएंगे। जी माँ जी, जानती हूँ मैं। आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर से एक बार आपसे माफी मांगती हूँ। अब ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और अब अंश का पहला जन्मदिन आता है। तभी अचानक से कावेरी को उसकी गांव की सहेली राजेश्री का कॉल आता है। बधाई हो कावेरी, तेरे पोते का पहला जन्मदिन है ना? उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने स्टेटस देखा तुम्हारा, जो तुमने व्हाट्सएप पे लगाया था। धन्यवाद राजेश्री। मैं अब थोड़े ही दिनों के बाद अंश को लेकर गांव आने वाली हूँ, कुलदेवी के दर्शन के लिए। वैसे कुलदेवी से याद आया, जब 9वें महीने में तुम्हारी बहू यहाँ पर आई थी, तब मैं भी मंदिर में मौजूद थी और मैंने सब कुछ देखा था। तुम्हारी बहू और बेटा पंडित जी को बता रहे थे कि तुम्हारी बहू बांझ है, इसीलिए वो लोग मंदिर में रखे गए बच्चे को, यानी अंश को गोद ले रहे हैं। असल में तो वो बच्चा हमारे गांव की उर्मिला का है, जिसका पति मर गया था 1 साल पहले। उसी का बेटा है वो। क्या? हाँ कावेरी, मैंने तुम्हारे बेटा बहू को आवाज भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने शायद नहीं सुना और वो दोनों आगे निकल गए। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम लोगों ने किसी पराई के बेटे को अपना भी मान लिया। सारी सच्चाई सुनकर कावेरी अब हैरान रह जाती है। फिर वो फौरन रीवा और समर के पास जाकर उन्हें सब बताती है। समर, खा मेरी कसम और सच सच बता मुझे कि ये बच्चा तेरा है या फिर किसी और का है। अरे माँ, वो अगर तूने झूठी कसम खाई तो मेरी जान चली जाएगी। बता जल्दी। हाँ माँ, ये बेटा हमारा नहीं है, गांव की उर्मिला का ही है। राजेश्री काकी ने आपको सब सच ही बताया है। क्या? इसका मतलब तुम दोनों ने 9 महीने नाटक किया? बहुत गलत किया है तुम दोनों ने, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। आप सब मुझे और समर को बच्चा करने के लिए कह रहे थे और उसी दबाव में आकर मैंने और समर ने बच्चा भी प्लान किया, लेकिन मैं गर्भवती ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अतीत में हुए एक एक्सीडेंट के बाद मैं बांझ हो चुकी हूँ। और रीवा का बांझ होना आप सबके लिए काफी हैरानी वाली बात होती। आप सभी लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगसी या फिर गोद लिए हुए बच्चे को नहीं स्वीकारते, इसलिए हमें ये झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा। और रीवा ने 9 महीनों तक पेट पर तकिया लगाया था। क्या? हाँ माँ जी, मानते हैं कि हमने गलत राह चुनी, पर माँ जी, माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म दो, ये जरूरी है क्या? बिना जन्म दिए भी मैं माँ बन सकती हूँ। जैसे हम किसी पालतू जानवर को पालते हैं, तब हम उसके माता पिता ही बन जाते हैं। हम उसे जन्म तो नहीं देते, पर फिर भी वो हमें अपने बच्चे जैसा ही लगता है।
हाँ माँ पापा, अंश को भले ही दूसरी माँ ने जन्म दिया है, लेकिन हमने उसे अपने बच्चे की तरह ही माना है और वो अब हमारा ही बेटा है। हाँ माँ जी, ये हमारा कान्हा है। मैं इसकी यशोदा मैया और समर इसके नंद बाबा। लेकिन माँ पापा, अगर आप लोगों को इससे कोई एतराज है तो हम अभी इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। चलो रीवा। हाँ समर, तुमने सही कहा। अरे नहीं, रुक जाओ। हाँ बच्चों, हमारे अंश को कहीं लेकर मत जाओ। हम दोनों अंश के बिना नहीं रह पाएंगे। अरे आज तो तुम दोनों ने हमारी सोच ही बदल दी। हमें माफ कर दो बच्चों। हाँ बच्चों, और हमारे पोते को हमसे अलग मत करो। रीवा और समर भी अब भावुक हो जाते हैं और इस तरह बाद में वो सब अंश के प्रति प्यार के चलते उसे खुद से दूर नहीं कर पाते और सभी उसे प्यार से अपनाते हैं। सलोनी, तुम जिंदा हो सलोनी? लेकिन कैसे? अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा था? अरे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। ईशान, उस दिन मेरी गाड़ी जब खाई में गिरी तभी सबको लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन नहीं, खुशकिस्मती से मैं बच गई। क्या? हाँ ईशान, मैं खाई में गिरकर सीधे नदी में चली गई और जहां मुझे एक मछुआरे काकी ने बचाया और अपने साथ लेकर गई। उन्होंने ही मेरा उपचार करवाया, मेरी देखरेख की। मुझे इतने दिनों तक बिल्कुल भी होश नहीं था और अब जाकर जब मुझे होश आया है तब मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई हूँ ईशान, इस उम्मीद के साथ कि तुम और मैं फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है और ये अच्छी बात है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। नहीं सलोनी, वो... अरे सलोनी बेटा, तुम्हें देखकर हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि तुम जिंदा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम्हारे जाने के बाद तो ईशान पूरी तरह टूट चुका था और फिर उसे रितिका मिली। ये दोनों अच्छे दोस्त बने और अब जाकर अपने रिश्ते को इन्होंने दोस्ती से शादी का नाम देने का तय किया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रितिका, ईशान को ठीक करने के लिए। और ईशान, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रितिका और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी। सगाई मुबारक हो ईशान। तभी रितिका सलोनी से कहती है, अरे नहीं सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? ईशान की आंखों में देखो, वो तुम्हें देखकर रो पड़ा है और यही साफ साफ दर्शाता भी है कि ये आज भी तुमसे कितना टूटकर प्यार करता है। और सच्चाई तो ये है कि ईशान की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम दर्ज है। मुझे तो भगवान ने इसकी जिंदगी में बस इसे ठीक करने के लिए भेजा था और अब मेरा काम हो चुका है। ईशान, अब सलोनी वापस आ गई है, वो सलोनी जिसके लिए तुम अपनी जान देने जा रहे थे, और अब वही जान तुम्हारी वापस आ गई है। और सबकी भलाई इसी में है कि तुम दोनों एक हो जाओ। क्या? नहीं रितिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी जाने के बाद ईशान तुमसे प्यार करने लगा है और अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ईशान, तुम ही कह दो अपनी दिल की बात, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है सलोनी कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और कहीं ना कहीं आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रितिका, वो... ओफो ईशान, ये लेकिन वेकिन छोड़ो, इतने परेशान मत हो। हम दोनों केवल अच्छे दोस्त थे, बस हमने नादानी में इस रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। चलो अब अपने प्यार के पास वापस चले जाओ। और हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। सोलोनी और तुम्हारे एक होने के बाद भी हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने वादा किया है तुम्हें कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ रितिका, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। चलो अब जल्दी से मुहूर्त देखकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वो शादी जो महीनों पहले अधूरी रह गई थी। हाँ रितिका। अब रितिका ईशान से दूर हो जाती है और सलोनी और ईशान की शादी का भी मुहूर्त निकाला जाता है।
शादी का शुभ मुहूर्त अब सीधे 3 महीनों बाद का है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि मुझे और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ईशान, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किस्मत ने हम दोनों को फिर से एक कर दिया है। हाँ सलोनी, मैं भी खुश हूँ। ईशान चेहरे पर खुशी दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो असमंजस में होता है। ये देखो ईशान, मैंने हम दोनों के लिए ये स्मूदी बनाई है। साथ बैठकर पियेंगे और खूब बातें करेंगे। ठीक है सलोनी। अरे क्या हुआ ईशान, हम इतने लंबे समय बाद मिले हैं और तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सलोनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो 2 रातों से ठीक से सोया नहीं हूं ना, इसीलिए थोड़ी थकावट सी लग रही है। अरे बाप रे, ठीक है ईशान, तो आज तुम्हें जल्दी सोना होगा। और तुम तो जानते ही हो ना, अगर तुम्हें पूरी नींद नहीं मिलती तो तुम बीमार पड़ जाते हो। हाँ सलोनी, वो तो है, इसीलिए मैं आज जल्दी ही सो जाऊंगा। ईशान, हम दोनों कभी अलग तो नहीं होंगे ना? तुम मुझसे पक्का शादी करोगे ना? हाँ सलोनी, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं मरने वाला था, लेकिन रितिका ने मुझे बचाया और उसने मुझे जीना सिखाया। अगर वो नहीं होती तो आज मैं भी तुम्हारे सामने नहीं होता। चलो ये तो अच्छी बात है कि रितिका ने तुम्हारी जान बचाई। खैर, अब ये स्मूदी पी लेते हैं, फिर हमें जल्दी भी तो सोना है। ठीक है सलोनी। वही दूसरी तरफ रितिका अपनी ऑफिस टाइमिंग चेंज करवा लेती है और ये पता चलने पर ईशान काफी हैरान हो जाता है। क्यों रितिका, तुमने नाइट शिफ्ट क्यों ले ली? अरे नहीं ईशान, मुझे सामने से नाइट शिफ्ट दे दी गई है, तो मैं भी क्या करती। अब बॉस के फैसले के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना। लेकिन तुम डे शिफ्ट में अच्छे से काम करना और खूब तरक्की करना। वो सब तो ठीक है रितिका, लेकिन अरे रुको ईशान, मेरे फोन की बैटरी काफी लो है, फोन कभी भी बंद पड़ सकता है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? पर रितिका, रितिका रितिका फोन कट कर देती है। मुझे माफ करना ईशान, मैंने जानबूझकर ही टाइम बदल दिया है ताकि मैं रोज तुम्हारा सामना ना कर सकूं। मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना बार बार मैं तुम्हारा सामना करके कमजोर पड़ जाऊंगी और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। फिर एक दिन सलोनी ईशान को एक कैफे में लेकर जाती है और तभी, अरे ये तो वही कैफे है। कौन सा कैफे ईशान? तुम इस कैफे में पहले भी आए हो क्या? हाँ सलोनी, मैं इस कैफे में एक बार रितिका के साथ आया था और तब यहाँ पर इस कैफे में पहली सालगिरह की पार्टी चल रही थी। और तुम्हें पता है, मैंने यहाँ पर गाना भी गाया था, वो भी बहुत बेसुरा गाना, जिस पर रितिका बहुत हंसी थी। सच में उस दिन तो बड़ा मजा आया था। ओके, ऐसी बात है क्या? हाँ सलोनी, और तुम्हें पता है, रितिका ने ना। वैसे ईशान, तुम ऑर्डर क्या करना चाहोगे? मैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खाने वाली हूँ और यहाँ की फेमस ब्लूबेरी पेस्ट्री भी। ठीक है सलोनी, मैं जरा चेक करके बताता हूँ। ईशान जब बार बार रितिका के बारे में सुनाता है तब सलोनी को अच्छा नहीं लगता। फिर एक रोज, अरे माँ, सलोनी के वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे रितिका की भी याद आ रही है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। किस्मत ने भी मेरे साथ अजीब खेल खेला है। वो तो है बेटा, लेकिन तू इतना मत सोच, जाने दे। वैसे अच्छा ही हुआ जो तूने रितिका के बारे में बात की, मैं तो अभी उसे ही कॉल करने वाली थी। फिर मंजरी अपने कमरे में जाकर रितिका को कॉल करती है और तभी, हाँ बोलिए ना आंटी, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, तू बता, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब कुछ एकदम ठीक है। तो फिर तू इतने दिनों से घर पर क्यों नहीं आई बेटा? क्या हुआ है? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा काम अब रात का हो चुका है ना, इसलिए मैं दिन में सोती रहती हूँ और रात में जागती हूँ, और शायद इसी के चलते मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही। माफ कीजिए आंटी।
अरे कोई बात नहीं बेटा, चलता है। लेकिन बेटा, एक दिल की बात कहनी थी तुझे। हाँ बोलिए ना आंटी। देख बेटा, तूने ईशान को कितनी आसानी से सौंप दिया सलोनी को। तू इस बात को झुठला नहीं सकती कि तू ईशान से प्यार करती है और वो भी तुझसे प्यार करता है। फिर एक पल में ही सलोनी के आने से तेरा प्यार कहाँ चला गया? अरे नहीं आंटी, मैंने ईशान को सलोनी के हवाले नहीं किया है। वो खुद ही सलोनी को देखकर रो पड़ा था और उसके आंसू ये साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो आज भी उससे कितना प्यार करता है। और मैं तभी समझ गई कि सच्चा प्यार तो सिर्फ मैंने ही किया और ईशान को तो बस मुझसे लगाव हो गया था। इसीलिए मैंने अपने प्यार को पीछे रखकर ईशान को उसके प्यार के पास जाने दिया। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए आंटी, मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, ईशान को समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। एक तरफ उसका पुराना प्यार सलोनी है और एक तरफ तुम हो। उसकी हालत भी समझो ना बेटा। अब इन सब बातों को जाने दीजिए ना आंटी और उन दोनों को एक साथ रहने दीजिए। और आगे से हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और रही बात मेरे मिलने की, तो मैं अगले रविवार को आपसे मिलने आऊंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर जरूर आना। मैं तेरे मनपसंद पकवान बनाऊंगी। फिर एक दिन जब सलोनी ईशान से मिलने आती है, तभी उसकी नजर उसके बटुए पर जाती है जिसमें रितिका की फोटो होती है। ये तो रितिका की फोटो है। एक समय था जहां पर इस बटुए में मेरी फोटो हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर रितिका की है। लेकिन ईशान ने इसे निकाला क्यों नहीं? जाने दो, शायद वो भूल गया होगा और मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर रविवार के दिन रितिका मंजरी से मिलने आती है। अरे रितिका बेटा, तू हमसे मिलने आ जाया करना। तू भी तो अकेली रहती है, उतना ही तुझे भी अच्छा लगेगा। वही तो। ठीक है आंटी, मैं जब भी खाली रहूंगी तब मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। तभी वहां पर ईशान और सलोनी आ जाते हैं। लेकिन रितिका को खाना खाते हुए देखकर सलोनी थोड़ी नाखुश हो जाती है। अरे रितिका, तुम यहाँ पर कितने दिनों बाद आई हो और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ईशान, आओ बैठो ना। आंटी ने खास मेरे लिए मेरी पसंद की डिशेस बनाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। सब ठीक तो है ना? ईशान रितिका से बात करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सलोनी को पलटकर देखता भी नहीं और वो बाहर चली जाती है। और जब उसे सलोनी के बारे में याद आता है तो वो भी बाहर चला आता है। अरे सलोनी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी कैब बस आ ही रही होगी। मैं घर जा रही हूँ ईशान। लेकिन क्यों सलोनी, क्या हुआ है? सब लोग तो अंदर है ना, तो चलो तुम भी आकर खाना खा लो। नहीं ईशान, तुम जाओ, तुम्हारी दोस्त आई है ना, उसके साथ वक्त गुजारो। मैं चली जाऊंगी घर पर। लेकिन सलोनी, ईशान प्लीज, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा बाबा ठीक है, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। हम कल मिलते हैं। ठीक है ईशान। फिर सलोनी कैब में बैठकर चली जाती है और ईशान अंदर आकर सबके साथ एकदम घुल मिल जाता है। अरे क्या हुआ ईशान, सलोनी भी आई थी ना तुम्हारे साथ, तो फिर वो बाहर क्यों चली गई? वो दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो चली गई। अच्छा। फिर एक दिन सलोनी अपने घर से सबके लिए खीर बना कर लाती है और तभी खीर तो बहुत अच्छी बनी है बेटा। रितिका भी तुम्हारी तरह ही खाना बनाती है, बहुत टेस्टी। उसके साथ भी हमने काफी अच्छा समय गुजारा और अब वो सारे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हाँ मंजरी, सच में रितिका भी एकदम अच्छी लड़की थी। उन दोनों की बातें सुनकर सलोनी चुप हो जाती है। अरे सलोनी बेटा, क्या हुआ तुझे? तू एकदम से ऐसे शांत क्यों हो गई? बात करो ना हमसे। अरे क्या बात करूं आंटी, आप सबकी जबान पर बस रितिका का ही नाम है और मुझे तो अब ऐसे लग रहा है
कि मेरे इस घर में तो क्या, आपकी बातों में भी कोई जगह नहीं बची है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी याद आ गई तो बात निकल गई। आप पता है आंटी, कोई बात नहीं, आप खीर खाइए। अब दिन ब दिन सलोनी को ये एहसास होने लगता है कि ईशान की जिंदगी में वो कहीं भी नहीं है और वो तो बस रितिका से ही जुड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो ईशान? मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें। कहाँ हो तुम? आज हमारा मूवी डेट पर जाने का प्लान था, याद है ना तुम्हें? हाँ सोलोनी, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें वो प्लान कैंसिल करना होगा क्योंकि मैं, रितिका और हमारे और 2 दोस्त साथ में एक पार्टी में जा रहे हैं। एकदम लास्ट मिनट पर बन गया ये प्लान और मैं इसे कैंसिल भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, बाय। सलोनी अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईशान सुबह उठता है तब उसे सलोनी का मैसेज आता है। मुझे माफ कर दो ईशान, मैं तुम्हें बिना बताई जा रही हूँ, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ा। जब से मैं लौट आई हूँ तब से मैंने देखा है कि तुम्हारी बातों में सिर्फ रितिका का ही जिक्र है। तुमने उस दिन तो मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम रितिका से दूर नहीं हो पाए और तुम्हारे मन में मेरे लिए नहीं बल्कि रितिका के लिए जगह है। और शायद ये बात तुम भी अभी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जितना खुश मेरे साथ रहते हो उससे कहीं ज्यादा खुश तुम रितिका के साथ होते हो। और पिछले कुछ महीनों का ये फासला मैं नहीं भर सकती क्योंकि वो अब रितिका ने भर दिया है। इसीलिए जो सही है वही करो और इसी फैसले में हम तीनों की भी भलाई है। जाओ ईशान, अपनी खुशी के पास चले जाओ। और अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जिंदगी ने कभी अगर हमें मिला भी दिया तो केवल एक दोस्त के नाते ही मिलेंगे। ये मैसेज पढ़कर ईशान चौंक जाता है और उसे भी ये एहसास हो जाता है कि वाकई में उसकी खुशी रितिका में ही है। और इस तरह अंत में ईशान और रितिका एक हो जाते हैं और साथ में बहुत खुश रहते हैं। अब तुम चुप क्यों हो पराग? जल्दी बोलो, क्या है तुम्हारा जवाब? ठीक है मिताली, मैं पापा जी को उनके पैसे वापस लौटा दूंगा क्योंकि मेरी सैलरी भी आ चुकी है। इसीलिए तुम उस बात की फिक्र मत करो। चलो अच्छा है, और तुम मेरी बात का बुरा मत मानना क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो सही है। हाँ मिताली, मैं समझ सकता हूँ और तुम सही कह रही हो। ये पैसे पापा जी की मेहनत के पैसे हैं, उनसे ऐसे पैसे लेना शोभा नहीं देता और मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम्हारे व्यवहार में इतना अच्छा बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है पराग, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए अपने आप को इतना बदल दिया। तुम दोनों की खुशी को किसी की नजर ना लगे, भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही एक साथ रहो। फिर पराग शैलेश को किराए के और एसी और गीजर के पैसे दे देता है और ये सब देखकर मिताली के मन में पराग की अच्छी छवि बन जाती है। हाँ भाभी, जब से मैं यहाँ पर वापस रहने आई हूँ पराग काफी बदल चुका है और ये वाले पराग को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह मिताली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। समय के साथ साथ नंदोई जी और लाजवती काकी आखिरकार ठीक हो ही गई। अब तुम दोनों ऐसे ही खुश रहना। हाँ भाभी, लेकिन ये सब कुछ आपके ही कारण हुआ है क्योंकि एक भाभी होने के बाद भी आपने अपनी ननद का बहुत साथ दिया है। अरे चुप रहो मिताली, ज्यादा सेंटी मत बनो। अब पराग मिताली पर जानबूझकर खूब प्यार बरसाता है और वो उसके लिए कभी तोहफे लाता है तो कभी उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है। फिर एक रोज, ये देखो मिताली, ये हमारे टिकट्स है, हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, राजस्थान? हाँ मिताली, मुझे माजी से पता चला कि तुम्हें राजस्थान जाने की बहुत इच्छा है, इसीलिए हम दोनों वहीं पर जाएंगे। शुक्रिया पराग। फिर पराग और मिताली दोनों राजस्थान घूमने जाते हैं और वहां पर खूब मजे करते हैं और उन्हें ऐसे साथ में देखकर इंदु और शैलेश को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इंदु, मिताली और दामाद जी का नया स्टेटस। आज वो लोग उदयपुर में हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें खींची है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना,
आपस में बात करके सब निपटाया जाता है, पर ये बहू और भुवन ही हमें रोक रहे थे, बेवकूफ कही के। लेकिन माँ जी, अगर मिताली अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर नहीं आती तो आज भी वही का वही सब कुछ होता। उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया, तभी जाकर नंदोई जी की आंखें खुली और उन्हें और उसकी माँ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बीते हुए कल में जो भी हुआ उसे भूलकर हम बस अपने आने वाले कल की तरफ ध्यान देंगे और यही कामना करेंगे कि मिताली और दामाद जी में बस ऐसे ही प्यार बना रहे। हाँ शैलेश जी, आपने एकदम सही कहा। फिर राजस्थान से लौटने के बाद, अरे मिताली बहू, तू जाकर आराम कर ले, आज रात का खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, अरे रहने दे बहू, तू घूम कर आई है और तूने ठीक से आराम तक नहीं किया है, इसीलिए कह रही हो, जाकर आराम कर ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है माँ जी, सच में ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं हमेशा से एक ऐसा ही ससुराल चाहती थी। फिर एक दिन पराग अपने ससुराल वालों को खाने पर बुलाता है और वो उनके लिए बढ़िया बढ़िया से तोहफे भी लाता है। अरे दामाद जी, अब इन सब के क्या जरूरत थी? हाँ दामाद जी, माँ जी, पापा जी, आप मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा मानकर ये रख लीजिए। बड़े दिल से मैंने आप लोगों के लिए ये तोहफे लाए हैं। हमेशा खुश रहिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। सदा सुखी रहिए। धन्यवाद दामाद जी। मेरे परिवार वालों के लिए इतना सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पराग। ओफो मिताली, क्या तुम भी? माँ जी, पापा जी, आप अपनी बेटी को समझा कर रखिए। रोजाना दिन में ये 50 बार मुझे और माँ को बस धन्यवाद और शुक्रिया ही बोलती रहती है। अरे हम पराई थोड़ी ना है। अगर अपने ही अपनों के लिए ये सब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ दामाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबको लगता है कि लाजवती और पराग अब वाकई में सुधर चुके हैं, लेकिन वो सब उनकी असलियत से अनजान होते हैं। पराग बेटा, अब तू जो भी कर रहा है ना, वो सब एकदम सही है। ऐसे ही अगर तू मिताली और उसके घर वालों का दिल जीतता रहा तो वो लोग तुझे अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। हाँ माँ, उसी के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, इन लोगों के पास से हमें और भी अच्छे से वसूलना है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ कि कैसे मिताली ने रातों रात कार बेच दी और साथ ही कैसे वो हमारे साथ लड़ती झगड़ती रही। दहेज कम देकर इन लोगों ने हमारे साथ सही नहीं किया। अब तो इन लोगों को उसका भुगतान करना ही होगा। ये लोग उसी लायक है। फिर एक दिन, क्या हुआ पराग? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी जॉब चली गई मिताली। क्या? अरे ये तो क्या कह रहा है पराग? ऐसे कैसे चली गई तेरी जॉब? तुझसे कोई गलती हुई क्या, या फिर तेरा काम किसी को पसंद नहीं आया? बताना बेटा, क्या हुआ है? हाँ पराग, कुछ तो बोलो। अब मैं आप दोनों को क्या बताऊं? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा चुकी है और इसीलिए ऐसे अचानक से बॉस को कंपनी बंद करनी पड़ी। उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब जब तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? मेरा कोई और कमाने का जरिया भी नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना है जो मुझे पैसों की मदद कर सके। घर में खर्च करने के लिए तक पैसे नहीं है मेरे पास। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अपने आप को संभालो पराग, कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन अब पछताने की जगह पर इस दुविधा का हमें हल निकालना पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई दुविधा नहीं है जिसका कोई हल निकाला नहीं जा सकता। हाँ बेटा, मिताली बिल्कुल सही कह रही है। तू हिम्मत मत हार और नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुझे नई और अच्छी जॉब जरूर मिलेगी, वो भी जल्द ही मिलेगी। हाँ माँ, बस ऐसा ही हो जाए। पराग ये सब नाटक करता है। वो अब मिताली को कहता है कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है, जबकि वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाता ही नहीं और बस यहाँ वहाँ घूमकर तफरी करता है। और घर में पैसा ना होने के कारण अब मिताली खुद अपनी माँ से पैसे मांगकर पराग को देती है। लेकिन मिताली, ये पैसे तुमने अपनी माँ से क्यों मांगे?
अरे कोई बात नहीं पराग, और ये मुश्किल घड़ी सिर्फ तुम पर नहीं, एक तरह से मुझ पर ही आई है। इसीलिए इन पैसों को रख लो, क्योंकि तुम रोज इंटरव्यू के लिए जाते हो। तुम्हें आने जाने और बाहर नाश्ता पानी करने में काम आएंगे। बाकी घर खर्च और माँ जी की दवाइयों के लिए मैंने थोड़े फार पैसे साइड में रख लिए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिताली। क्या तुम भी पराग? जब मैं तुम्हें शुक्रिया बोलती हूँ तब तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम खुद शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? हाँ, माफ करना मिताली। कोई बात नहीं पराग। अब मिताली घर की स्थिति देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और अब वो भी अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। और एक हफ्ते तक ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। कमाल की बात है मिताली, यहाँ पराग इतने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन इसे नौकरी बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन तुझे तो नौकरी एक हफ्ते में ही मिल गई। हाँ माँ जी, मेरी कंपनी में रिश्तेदार एक साथ काम नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ गई। वरना मैं और पराग दोनों उसी कंपनी में जाते काम करने। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गई। चलो अच्छी बात है मिताली, और बधाई हो। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे होते हुए अब तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा और घर भी संभालना होगा। कितना बुरा पति हूं ना मैं। कहीं से जाकर अब मेरी अकल ठिकाने पर आई है और मैं तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो ना, अचानक से मेरी जॉब भी छूट गई। अरे कोई बात नहीं पराग, अगर एक बेटा घर को संभाल सकता है तो बहू क्यों नहीं संभाल सकती? तुम और माँ जी मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। और खबरदार, जो अपने आप को तुमने बुरा कहा तो, अरे तुम भी तो रोज तपती धूप में बाहर इंटरव्यू देने जाते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। शुक्रिया मिताली, तुम मेरे लिए बहुत कर रही हो, और तुम्हारी जैसी बीवी हर लड़के को मिले। पराग अब और भी ज्यादा बेफिक्र हो जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अरे पराग, अभी तक तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली क्या? एक महीने से ऊपर हो चुका है अभी तो। नहीं मिताली, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में आखिर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब थक चुका हूँ। अरे ऐसे मत बोलो पराग, सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, बस हमें इसमें हारना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। मेरी सहेली जीनल एक एचआर है जो खुद ही अपने एचआर दोस्तों को कहकर जॉब लगवा देती है। मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ, शायद तुम्हारे जॉब का कुछ हो जाए। लेकिन मिताली, कुछ नहीं, तुम बात कर लो अपनी सहेली से। अगर मुझे जॉब लग जाए तो अच्छी ही बात है ना। हाँ पराग, वो तो है। ओ तेरी, अब अगर इसने अपनी सहेली की मदद से मुझे जॉब लगवा दी तो मैं क्या करूँगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये जिनल को कॉल करे, उससे पहले मैं ही जिनल का नंबर इसके फोन से डिलीट कर देता हूँ। फिर पराग मिताली की सहेली जिनल का फोन नंबर उसके फोन से डिलीट कर देता है, जिसके बाद मिताली उसे फोन लगा ही नहीं पाती। फिर अगले दिन, माफ करना पराग, लेकिन शायद जिनल का फोन नंबर मेरे फोन से डिलीट हो गया है और वो कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं है। और तुम तो ये कह रहे हो कि तुमने हमारे एरिया में लगभग हर जगह पर जॉब ढूंढ ली है। हाँ मिताली, मैंने सब जगह ट्राई किया है। ठीक है पराग, देखती हूँ मैं भी साइड बाय साइड कोशिश करती हूँ। फिर एक दिन जब मिताली घर पर जल्दी आ जाती है, तभी वो पराग और लाजवती की बातचीत सुन लेती है। इसे कहते हैं मजे वाली लाइफ। अरे मैं क्या कोई पागल हो क्या जो अपनी बीवी को संभालूं, उसके भी खर्चे उठाऊं और अपने भी खर्चे उठाऊं और उसके मायके वालों से भी कुछ ना लूं। ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए मैंने उसे मनाने का नाटक किया और उससे झूठ कहा कि मेरी कंपनी बंद हो चुकी है, जबकि असल में तो वो चालू है। अब तो वो ऐसे ही काम करके घर भी संभालेगी और बाहर का भी संभालेगी और हम दोनों मस्त आराम फरमाएंगे। बिल्कुल सही कर रहा है तू बेटा, उस निकम्मी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब आप दोनों ने ये सब नाटक किया है। छी, कितने गिरे हुए लोग हो आप दोनों। मिताली, अच्छा हुआ
जो मेरे सामने आप दोनों की असलियत आ गई। अरे मिताली, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। अरे चुप रहो तुम तो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म पराग, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दहेज कम दिया, इसीलिए तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे परिवार से कुछ ना कुछ वसूलने की कोशिश की। और जब मैं घर छोड़कर चली गई तो मुझे तुम झूठ मूठ का मनाकर फिर से यहाँ पर लेकर आए और वापस अपनी चाले चली। अरे लानत है तुम दोनों पर। मैं ऐसे दहेज के लालची लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। और मैंने आप दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली है और इसे जाकर मैं अपने माँ पापा को सुनाऊंगी। क्या? मिताली अब हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाती है और इंदु और शैलेश उस रिकॉर्डिंग को सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। उसके बाद शैलेश पराग के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। पापा जी। मत कह मुझे पापा जी। तुझ जैसा नालायक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे दामाद जी है, इसीलिए हम तेरी हर गलती को नजरअंदाज करके माफ करते गए। लेकिन तूने मेरी बेटी और हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। तुझे शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं पक्का सुधर जाऊंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अब तेरा हमसे कोई नाता नहीं है और हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे, वो भी तलाक के लिए। ये सुनकर पराग के होश उड़ जाते हैं। अंत में मिताली और पराग का तलाक हो जाता है और उसके बाद मिताली अपने मायके में खुशी से रहने लगती है।